आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये अमृत काल का समय है। हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और ये जो आने वाले 25 साल हैं, इसमें हमारे भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस अमृत काल का पहला बजट है। और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के निर्देशन में ये उपस्थित हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि ये सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट है, जिसमें कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है कि जो इस बजट में उसको कहीं ना कहीं से कोई फायदा ना मिल रहा हो या अछूता इससे रहा हो। चाहे हम इसमें महिलाओं की बात करें, चाहे हम इसमें ओबीसी क्लास की बात करें, एससी एसटी क्लास की बात करें, युवाओं की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, और खासकर हम लुधियाना में है व्यापारी वर्ग की बात करें, कि जो इसमें उसको कहीं कोई ना कोई फायदा ना मिल रहा हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एक आम आदमी को बहुत उससे फायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 8-9 सालों के अंदर जो तरक्की हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है, चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, तो सब में आपने एक बहुत ज़बरदस्त जो है बदलाव महसूस किया होगा। आज वंदे भारत हमारे देश में खुद बनने वाली ट्रेन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो है वहाँ से चल रही है। और इसी में आप देखिए कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेलवेज के लिए दिए गए हैं, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा जो है 10 लाख करोड़ के करीब जो है वो इसमें दिया गया है, ताकि जहां कहीं पर भी हमें ज़रूरत है वहां पर अच्छे से अच्छे बिल्डिंग्स बने। और इसी के तहत हम अगर देखें कि जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि लुधियाना भी है और पंजाब और हरियाणा ये सब जो है हमारा कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पर किसान भाई बहुत ज़्यादा है। तो छोटे किसान को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनकी एक सोच रहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सब लोगों के प्रयास से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जो छोटा किसान है, जो कि मोटा अनाज उगाता है, जिसको कि मिलेट्स बोलते हैं, और जिसको कि एक सम्मान देने के लिए नाम दिया गया है श्री अन्न। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व के अंदर इसको उगाने में, श्री अन्न को उगाने में नंबर 1 पर है। हम सबसे टॉप पर हैं एक्सपोर्ट करने में श्री अन्न को, और उगाने में नंबर 1 पे हैं और एक्सपोर्ट करने में नंबर 2 पे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नंबर 2 से नंबर 1 पर आ जाएं इसको एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि इससे छोटे किसान को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, G20 की जो कंट्रीज हैं वो हमारे देश में आ चुके हैं, और पूरे साल भर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में वो रहने वाले हैं। तो उनको भी हमारी कोशिश है कि हम ये एक जो हेल्दी फूड है ये परोसें, ताकि उनको इसके लाभ का पता लग सके और ये अपने देश में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो किसानों की बात करें हम, किसानों के लिए और जो हमारे बजट के अंदर है कि 1 करोड़ के करीब जो हमारे किसान भाई हैं, उनको ये कोशिश रहेगी कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर जाया जाए। आप लोग पंजाब के यहाँ के जो फसलें हैं उनसे वाकिफ होंगे कि किस तरह से हमारा किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स के एक जाल में फंस के धीरे 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 अपनी जो लैंड है, अपनी जो सॉइल है, उसकी जो उर्वरकता जो होती है उसको खत्म कर चुका है। तो इसलिए कि वापस उसके अंदर एक वो उर्वरक शक्ति आए और वो फर्टाइल हो, इसके लिए सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि 1 करोड़ के करीब जो किसान भाई हैं उनको ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए इसकी तरफ लेकर जाएंगे। और फर्टिलाइजर्स में भी नैनो फर्टिलाइजर्स जो हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उसका हम उपयोग कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैंसर कितना बढ़ता जा रहा है, बल्कि एक तो बठिंडा जो ट्रेन है शायद उसको कैंसर ट्रेन ही बोलते हैं। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपनी सॉइल को अच्छा करें
और किस तरह से जो है ये धरती हमें सब कुछ देती है और हमारा किसान जो है इस धरती के ऊपर अनाज उगाता है हम सब के लिए, तो उन दोनों की सेहत ठीक होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को दी जा रही हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, उनको सरकार की तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो मदद मिलेगी। और सरकार की तरफ से ब्याज रहित इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा, राज्यों को दिया जाएगा, कि ताकि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो जो कुछ भी वहां पर अपना प्रोडक्शन वहां पर जिस भी तरह की उनकी होती है, हैंडीक्राफ्ट की होती है या जो भी घरेलू उत्पाद वहां पर वो उपस्थित करती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन है उसको यूनिटी मॉल्स के अंदर बेचा जाए। यूनिटी मॉल्स जो है उसका पैसा केंद्र सरकार देगी राज्य सरकारों को, और जगह जगह पर यूनिटी मॉल्स बनाकर जो हमारे किसान भाई हैं वहां पर अपना श्री अन्न जो है उसको बेच सकें। हमारी जो बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो जो भी उनका सामान है उसको वहां पर बेच सकें। तो ये सरकार की तरफ से जो है वो यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सा पैसा राज्य सरकार को बिना ब्याज के दिया जाएगा। अब राज्य सरकार किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं ये देखने वाली बात है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है, खासकर अगर हम यहाँ की भी बात करें, कि सरकार वहां से केंद्र सरकार बहुत सा पैसा भेजती है, लेकिन राज्य सरकारें कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ना हो जाए इसमें, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करती। सरकार की तरफ से एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए और एडोलसेंस जो हमारे हैं, अधेड़ उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए डिजी लाइब्रेरी जो है, डिजिटल लाइब्रेरी, वो हर गांव के अंदर खोलने की सरकार पैसे देगी। आप देखिए केंद्र सरकार, अब अगर फिर भी कोई राज्य सरकार गांव गांव में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं खोलती है तो जिम्मेवारी राज्य सरकारों की। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश है केंद्र सरकार की कि सबका साथ सबका विकास जो है वो होना चाहिए। और इसी के तहत आप ये देखिए कि जो हमारा ट्राइबल वर्ग है, कि जिसको आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया था, कि जो जिस भी हालात में रह रहा है वो वैसे ही रह रहा था, प्रिमिटिव अगर आप इसकी बात करें तो सरकार ने ये कोशिश की है कि कम से कम भी 740 एकलव्य स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे उन बच्चों के लिए जो अभी तक जिनको इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि किस तरह से उनका विकास हो सकता है, अभी तक भी वो वही वाली लाइफ जी रहे हैं। उन ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए 740 के करीब एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और 38,800 टीचर्स और स्टाफ जो है उसके लिए भर्ती किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके साथ साथ अगर आप देखें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, जैसे जो सरकार हमारी काम कर रही है, और युवाओं के लिए आपने देखा होगा कि युवा जो है रोजगार के लिए उनको ये कोशिश रहती है कि हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो सरकार ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है कि जिसके अंदर जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में जिस तरह के रोजगार के लिए युवाओं की जरूरत होगी उनको उसी तरह से ही सिखाया जाएगा। ये मैंडेटरी किया जाएगा कि अगर किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अगर आपको मैकेनिक की जरूरत है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, तो उस मशीन के मैकेनिक के तौर पर ही उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा। जो हमारा इसमें आर्टिसंस है, जो हाथ से काम करने वाले जो हैं, उनको आप देखिए इसमें कितना फायदा मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। मध्यम वर्ग की बहुत दिनों से ये कोशिश थी कि हमारा जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसकी लिमिट को भी आपको मालूम होगा कि पहले 5 लाख से और अब 7 लाख तक कर दिया है। तो 7 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इसके बाद जो इनकम उनकी होती है तो उसके ऊपर ये जो न्यू रिजीम है, अगर वो चाहें तो इसके हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी किसी तरह की कोई सेविंग करते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह उन्होंने करवा रखी है, तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी वो अपना टैक्स दे सकते हैं। एमएसएमई के अंदर भी सरकार की कोशिश ये है कि उनको फायदा मिलना चाहिए। 95% तक जो पैसा एमएसएमई के तहत जो है हमारे भाइयों ने जो दिया है, और वो फोरफिट हो गया था कोरोना के टाइम में। आपने देखा होगा कि ये 2 साल जो है ऐसे सबके निकले हैं कि जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डावाडोल हो चुकी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी आज की तारीख में चल रही है, हम 10वें नंबर से आज 5वें नंबर पर पहुंच गए, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम तीसरे या दूसरे नंबर तक भी छलांग लगा जाएंगे। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो युवा है, और इस युवाओं का हमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इन युवाओं का हमें बहुत फायदा मिलता है। इन युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन के माध्यम से, तो अब कोशिश ये है कि सरकार इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा दे सके।
इसी के तहत एमएसएमई में जैसा मैंने आपको बताया कि 95% तक जो किसी ने पेमेंट अगर जो है उसकी रुकी हुई है किसी तरह की, और उनको अगर किसी तरह की कोई फाइन या पेनल्टी सरकार की तरफ से लग रही है, तो वो जो फोरफिट हो चुकी है वो सरकार वापस करेगी उनको, ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की तारीख में अगर हम देखें कि कोई विपक्ष का भी ऐसा नेता नहीं है कि जो स्पष्ट रूप से कह सके कि इस बजट के अंदर ये कमी है। आप चाहे शशि थरूर जी ने अपना ट्वीट किया है उसको देख लें, आप चाहे फारूक अब्दुल्ला जी के ट्वीट को देख लें, उन्होंने सबने ये माना है कि बजट में जो है हम बजट को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि जिन्होंने इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। बहुत बहुत पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पंजाब के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। पंजाब में क्या किसान नहीं है? जैसे हमने किसानों की बात करी है, छोटे अनाज की, जो मोटे अनाज की बात करी है, छोटे किसान की बात करी है, मिलेट्स के लिए बात करी है, 1 करोड़ किसानों को जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ सरकार लेके जाएगी, सरकार उसको पूरा बजट मुहैया करवाएगी। क्या यहाँ पर किसान भाई नहीं है? एमएसएमई के बिजनेसमैन क्या यहाँ पर नहीं है? तो मुझे लगता है कि बहुत बार, खासकर अगर मैं आप पार्टी की बात करूं, तो उन लोगों को सिवाय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने की और कुछ नहीं आता है। आप देख रहे हैं आज हालात क्या हो रखी है पंजाब की। पंजाब और हरियाणा दोनों साथ साथ ही बने थे। हरियाणा में आप जाकर तरक्की देखिए और पंजाब में देखिए, तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो कुछ किया है वो जनता सब जानती है। आने वाले समय में जिस तरह से उनको सबक सिखाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता ये समझती है कि तरक्की किस तरह से होती है, सबको साथ कैसे लेकर चला जाता है। केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार कितनी जरूरी है। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जो हालात हो रखे हैं, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि ईडी के उसमें 100 करोड़ के करीब जो उन्होंने घपला किया है उसको जाकर गोवा के इलेक्शंस में लगाया है। तो उन लोगों का काम यही है कि किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाए, किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाए, एक्सटॉर्शन करने के बाद उस पैसे को फिर वो इधर उधर लगाते हैं। आपको मालूम ही है यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर जो हालात हुई है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कि वो किस तरह की परिस्थितियों के अंदर भी जनता के बीच में रहते हैं, हमारे जो बिजनेसमैन है उनके बीच में रहते हैं। क्या सिक्योर है आज की तारीख में? कोई सिक्योर है पंजाब के अंदर? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? तो मुझे लगता है कि ये बात समझने की है, और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं बहुत बहुत इस बात के लिए उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैडम, आप इनकम टैक्स की कमिश्नर रैंक की ऑफिसर रही हैं जी, तो डू यू थिंक कि जो इनकम टैक्स वालों ने आप लोगों ने छूट दी है उससे वो ठीक है और लोग सेटिस्फाइड हैं? देखिए ऐसा है कि एक हमें फ्यूचरिस्टिक जो है वो अप्रोच लेकर चलना चाहिए। आज नहीं तो कल जो युवा है आज का, वो ये समझता है कि एक सिंपल साधारण तरीके से बिना किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के वो अगर टैक्स दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी सरकार ने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके पास नए तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो उसमें आप बटन दबाकर ऑप्ट कर सकते हैं पुराने तरीके से। Then what is out on the corruption front? Because the reason is very simple, because people have complained against जीएसटी GST. Yes, that's the part of the corruption. no corruption, so it's a people just saying about this maximum collection from the GSTs in this era. And I don't think it is a very simpler way. You just have 4 or 5 slabs of the GST. I don't think there is much problem about it. There is a very big problem. आप कभी देखिए, शायद आपको 5 साल हो गए छोड़े हुए डिपार्टमेंट, अब आप जाके देखिए क्या हाल है। बोगस बिलिंग में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्रेडर्स एंड बोगस देखिए look, for GST every state they have their own finance minister and there is GST council. If they have any problem, the businessmen, they can meet them and they can go there in the council and they can discuss all these things out there. नहीं, वो GST का टेन्योर खत्म नहीं हो गया था नहीं, जीएसटी काउंसिल जो है ना जी, जीएसटी काउंसिल जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आपके जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं, वो बिजनेसमैन, जो भी यहाँ का किसी भी स्टेट का जो बिजनेसमैन है, वो अपने वित्त मंत्री के पास जाकर अपनी बात को रखे और वो उस बात को जाकर काउंसिल के अंदर रखे। ये सबका एक, सबको इसी को बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कोई किसी का कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से जो दिल किया अगर ठीक है, जैसे पहले होता था कि अपनी मर्जी से जो दिल किया वो टैक्स लगा दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपका बिजनेसमैन आपके एरिया का आपको मिलेगा और वो वित्त मंत्री काउंसिल के अंदर उस बात को रखेगा। होता क्या है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो यहाँ कुछ बोलती हैं, वहां कुछ बोलती हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वहां पर जो काउंसिल के अंदर सबसे पूछा जाता है वहां पर कुछ और बात करती हैं, लेकिन अपने राज्य में आकर यहाँ पर अनाप शनाप कुछ और तरह की बातें करती हैं। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन था करप्शन पे जीएसटी डिपार्टमेंट, तो क्या वो भी जो ये एजेंडा है वो भी इसमें? देखिए, करप्शन में डिपेंड करता है कि अगर आपको कहीं नोटिस में आता है तो आप अपनी जो अथॉरिटीज है उनकी नॉलेज में डालिए। कितने करप्शन में जितना ज्यादा मुझे लगता है कि हमारी सरकार में पकड़े जा रहे हैं जो है, चाहे ऑफिसर्स की बात करें या जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा जगह जगह पर कितनी जगह पर रेड हो रही है। तो करप्शन में अगर कहीं आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है, डोंट आई मीन पर्टिकुलर इन केस यू जस्ट टॉक अबाउट स्पेसिफिक केस, नॉट इन अ जनरल स्टेटमेंट शुड बी देयर। मेरा इस बारे में ये क्वेश्चन है कि वी आर जर्नलिस्ट, वी आर नॉट इन्फॉर्मर्स, यू हैव सीबीआई, यू हैव सो मेनी अदर एजेंसीज, तो आप उनको क्यों नहीं कहते कि जी इनको भी शिकायत आ रही है, ये क्या है? नहीं, जीएसटी में तो स्टेट को देखना चाहिए। अगर वो अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर है ना, नहीं सेंटर में भी है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटर वाले कितने ऑफिसर्स अभी जगह जगह कितनी रेड्स हुई हैं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कितनी रेड्स हुई हैं। आपको कहीं स्पेसिफिक लगता है तो आप जो है उन एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें यहाँ से पैसे ले रहे हैं हमसे। एक चीज और बताएं कि पहले केंद्रीय एजेंसियां जो जांच एजेंसियां थी वो रेड करती थी या कोई कार्रवाई करती थी, सो दे स्पीक और वो ओपनली बताती थी कि यहाँ से यहाँ रिकवरी हुई है, सो पता लगता था आम जनता को। अभी पिछले कुछ टेन्योर से ये कर दिया गया कि वो रेड होती है, उसके बाद में सारा लिफाफा बंद, किसी को कुछ जनरल नॉलेज ही नहीं। आम जनता को क्यों नहीं बताया जाता, अवेयर किया जाता कि कहाँ रेड हुई? पीछे जलंधर में रेड हुई, बहुत बड़ी रेड हुई, इलेक्शन का ऐसे तरह पता लगा कि फंडिंग की जा रही है। मतलब उसमें अफवाहें या कह लो चर्चाएं जरूर छपती हैं, हमें भी वही पता लगती है, लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक बात नहीं की जाती किसी भी सेंट्रल एजेंसी से, तो हम लोग भी चुप रह जाते हैं और बाद में ये बोला जाता है कि मीडिया कुछ भी छापता। ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है, नंबर एक बात तो ये है कि जब भी कोई रेड होती है, जैसे पर्टिकुलरली जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, उन रेड्स की बात करें तो क्या होता है कि कुछ तो डायरेक्ट कैश अगर कहीं से कोई सीज होता है, उसके बाद बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन की जाती है कि इसमें एस्टिमेटेड कितना इनका कंसील्ड इनकम। तो ऐसे उसमें ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो आपसे इसके बारे में क्या बात करते हैं। वही बंद हो गए जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्पोक्स पर्सन जो है उनके बंद नहीं हुआ है। आप रिकॉर्ड देखिए, आपको अगर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जी यहाँ से हमने बिल्कुल इतना पकड़ लिया और एग्जैक्ट उतना ही निकल जाएगा। बताना चाहिए कि रेड किस क्या संकेत मिले, रेड क्यों हुई है, नहीं रेड रीजन तो पता लगे। नहीं, ठीक है, आपकी जी बात बिल्कुल सही है, आप इस लेवल पे ऑफिसर रहे हैं कि कंक्लूजन होता है, बाद में टेक्स्ट रिवीजन होता जी है, वो जी बात जी जी लेकिन किसी पे कार्रवाई हो रही है, जी पब्लिकली हो रही है कार्रवाई, जी पता तो लगना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, क्यों कार्रवाई। वहां तो आजकल तो वो बोलना ही बंद हो गया। नहीं, क्या कोई केस आपको ऐसा मिला है कि रेड करा और ये पता लगा हो कि ये तो बेचारा इनोसेंट फंस गया, इसका तो इनोसेंट की बात ही नहीं, हम कह रहे हैं कि पब्लिक में ये जाना तो चाहिए कि इसने कसूर क्या किया। पब्लिक को सब पता होता है जी, पब्लिक को सब मालूम है, ऐसी बात नहीं है। स्पोक्स पर्सन जो वहाँ के उन ऑफिसर से आप बात करो। हमें मीडिया में तो पता नहीं लगता। सिंपल वर्ड में ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑफिस में, वो अगर सरकार प्रोवाइड करवा सकती है कि एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इन ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों का अलग अलग सिस्टम है। सेंटर ने तो बहुत ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। आज ऑफिसर जो है वो डरते हैं, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हम गलत हमारा तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई चीज कार्रवाई हुई है उसका अगर हमें भी इंफॉर्मेशन दिया जाए, हम आप ही की चीज को और अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि पता ही नहीं लगता, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, बाद में बात बता दिया जाता और उसमें डिब्बा बंद हो जाता, पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या था। देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है, ट्रांसपेरेंसी की बात आप करते हैं कि पहले चाहे आप मनरेगा की बात करें, चाहे आप किसानों के खातों में जो पैसे जाने वाली बात करें, क्या कहा था पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कि हम वहां से 100 रुपया भेजते हैं तो यहाँ पर 15 रुपया पहुंचता है। आज जो है जिस तरह से जो डिजिटाइजेशन हो गया है, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा पहुंच रहा है, पहले कभी ऐसा था? इसी को तो पारदर्शिता कहते हैं। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। 2-2, 2.5 रुपए के चेक कांग्रेस की सरकार ने किसान भाइयों को दिए और आज सीधा लाखों के रुपया जो है उनके खाते में पहुंच रहा है। ट्रांसपेरेंसी ऐसी ही तो चलती है ना, धीरे धीरे चल रही है, हो रही है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे तो चल रही है, लेकिन जो पहले चल रही थी वहाँ पे कुछ जगह पे बंद होगी। हमने सिर्फ वापस नोटिस पे लाया, हमारा कोई डिबेट का वो नहीं होता। एक और क्वेश्चन है
अच्छा किया ये बजट में जो आपने बोला ये सारी चीजें फ्यूचर के हिसाब से आपने खुद ही माना कि बजट बहुत अच्छा है कि फ्यूचर प्लान के हिसाब से जी। आज जो जनता है कोविड में इतनी इफेक्टेड हो गई है कि उनके पास अपने घर अपने कारोबार चलाने के लिए नहीं है। खुद आप मान रहे हो कि बहुत सारा डेफिसिट आ चुका है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए मतलब वो सिर्फ अपना खाना को ही अपने घर को गृहस्थी को चलाने में ही सक्षम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या देखिए ऐसा है कि जो आपने बताया मुझे लगता है कि शायद ये हमारी सरकार ने यहाँ के जो आवास योजना है उसमें आप देखिए कि आज एक गरीब से गरीब आदमी जो है उसके सिर के ऊपर छत है। अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया जो लगता है कि वो मकान उसका बन गया तो लखपति तो वो उसी टाइम ही हो गया। अगर एक किसी गरीब आदमी को सरकार की तरफ से मकान मिलता है तो वो मकान कितने का बनता है उसका 2-2.5 लाख रुपया सरकार देती है उसको बनाने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। 69,000 करोड़ रुपया सरकार ने ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए दिया है। हमें एक्चुअली हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप 80 करोड़ के करीब जनता को एक साल के लिए और फ्री में अनाज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके तहत जो है 80 करोड़ के करीब, कम नहीं होता है। तो सरकार की यही कोशिश है कि अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार के लाभ मिलने चाहिए। धन्यवाद।